नमस्कार, मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल। एजुसेट प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपकी राजनीति विज्ञान की 12वीं कक्षा की जो पुस्तिका है उसके अंतर्गत अध्याय संख्या 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 2 का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे, जैसा कि बच्चों आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि किस प्रकार से वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका का अध्याय जो है वो शुरुआत हमारे भारत के अंदर हुई, और जिस प्रकार से न्यायपालिका वचनबद्ध हो गई शासन के प्रति और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक समय के लिए ऐसा लगा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो धूमिल होती जा रही है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि जो 25 जून की रात को जो आपातकाल लगाया गया 1975 के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे और किन परिस्थितियों में आपातकाल लगा, आपातकाल की घोषणा के परिणाम क्या हुए, आपातकाल के संदर्भ में विवाद भी हम जानेंगे कि क्या आपातकाल उपयुक्त था या गलत था, आपातकाल के सबक हमने क्या लिए, हमारे लोकतंत्र किस प्रकार आपातकाल के बाद जिंदा रहा और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। संघीय स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हम देखेंगे कि पहली बार 1977 में किस प्रकार से संघीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, और आपातकाल की विरासत के बारे में भी हम जानेंगे कि आपातकाल की विरासत के रूप में हमें क्या कुछ मिला। तो आइए विस्तार से इस अध्याय को हम जानते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि 25 जून 1975 की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और जो व्यवस्थाएं या संवैधानिक तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी वो उसका पालन नहीं किया गया, क्योंकि अगली सुबह जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक की गई और उन्हें बताया गया कि देश के अंदर आपातकाल लग चुका है, जबकि संवैधानिक व्यवस्था ये थी कि आप पहले मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद है, उनसे आप जो है वो चर्चा करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद आप राष्ट्रपति के पास जो है वो आपातकाल के लिए जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने पहले आपातकाल लगवाया और बाद में जो है वो मंत्रियों को बताया गया। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण इंदिरा गांधी जो है वो आपातकाल के लिए मजबूर हुई। तो पहली जो परिस्थिति जो हो बताई गई राजनीतिज्ञों के द्वारा वो थी लोगों का आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष उत्पन्न होना। 1970 के दशक में भारत के समक्ष भारत और पाक युद्ध का संकट, बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश के का जन्म हुआ, उसके बाद शरणार्थियों की समस्या भारत के अंदर बढ़ गई थी, तीव्र मूल्य वृद्धि हो रही थी, बढ़ती बेरोजगारी थी, और इसके अलावा जो है देश के अंदर जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो लगातार बदहाली की स्थिति में जा रही थी और देश में असंतोष का माहौल उत्पन्न हो रहा था। इस असंतोष के माहौल को जो जितनी भी गैर कांग्रेस पार्टियां थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भुनाया और जन विरोध एवं असंतोष की अगुवाई करके राजनीतिक संस्थाओं के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी। दूसरा कारण था गुजरात व बिहार का आंदोलन।
इन आंदोलनों के बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर भी जान चुके हैं। गुजरात और बिहार के ये वो आंदोलन थे गुजरात का आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें एक छात्रों का जो हॉस्टल था वहां से आंदोलन शुरू होता है और चिमन भाई पटेल को त्याग पत्र देना पड़ता है मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। बिहार का आंदोलन जिसकी अगुवाई स्वयं जयप्रकाश कर रहे थे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये भी एक मुख्य कारण था। रेलवे की हड़ताल 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के कर्मचारियों ने वेतन बोनस से जुड़ी हुई जो बातें थी उनको लेकर जो है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। और इस आह्वान के बाद, इस हड़ताल के बाद जो है वो सरकार पूरे तरीके से हिल चुकी थी। स्थिति यहां तक आ गई कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए सेना को बुलाना पड़ा और अंततः जो है वो 20 दिन के बाद बिना किसी समझौते के हड़ताल को वापस लिया गया। लेकिन इस राष्ट्रव्यापी रेलवे की हड़ताल से रेलवे कर्मचारियों, मजदूरों, व्यापारियों एवं आम लोगों में सरकार के प्रति असंतोष पैदा जो हो वो कर दिया। अब जो तात्कालिक कारण माना जाता है या सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है आपातकाल के पृष्ठभूमि के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन का अवैध घोषित होना। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना। क्योंकि इंदिरा गांधी का जो ये चुनाव जो उन्होंने जीता था, इसके खिलाफ जो उनके कैंडिडेट, जो उनके विपक्षी जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जो है वो रिट दायर की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत तरीके से प्रयोग किया है। और जब जांच किया गया तो ये पाया गया। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को जो है वो अवैध घोषित कर दिया और इसका अर्थ ये था कि अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। तो इन परिस्थितियों के अंदर जो है वो इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए एक तरीके से मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा था विपक्षी दलों द्वारा त्याग पत्र की मांग। अब जब पूरे देश के अंदर आर्थिक असंतोष फैला हुआ था, आंदोलन हो रहे थे जगह जगह, रेलवे तक जो है वो हड़ताल के ऊपर आमादा हो गई थी। इधर से इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसको भी अवैध घोषित कर दिया था। तो जितने भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने जो है इंदिरा गांधी से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की और इन सारी परिस्थितियों से आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आपातकाल की घोषणा के परिणाम 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई गई और उसके अंदर सभी मंत्रियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया। तो आपातकाल की जो ये घोषणा थी, ये जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, जिस उद्देश्य के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल को घोषित किया था, उसके निम्नलिखित परिणाम जो है वो हमारे सामने आए। इसका आपातकाल की घोषणा का पहला परिणाम जो था वो था 39वां संवैधानिक संशोधन। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुकदमों की सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर के मुकदमे, चुनाव से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उनको सुनवाई नहीं करेगा। तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? इसकी सुनवाई के लिए ये कहा गया कि संसद द्वारा गठित समिति जो है इनकी सुनवाई करेगी और संसद द्वारा इस संबंध में किए गए व्यवस्थापन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था जो है वो 39वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई। इसके अलावा 42वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और जिसके अंतर्गत जो है वो संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर
5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और यह व्यवस्था केवल आपातकाल के दौरान ही नहीं, इससे आगे भी लागू रहेगी, ऐसा कहा गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और ये कहा गया कि कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिखेगा, उसे जो है वो सेंसर, उस समाचार को सेंसर कर दिया जाएगा और उस समाचार को नहीं छापने दिया जाएगा। इसका विरोध करते हुए इंडियन एक्सप्रेस है और स्टेटस मैन जैसे अखबार हैं, इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। जिस भी समाचार को, जिस भी खबर को सरकार सेंसर करती थी, छपने से रोकती थी, ये उस समाचार को, जो उस समाचार की जगह को खाली छोड़ देते थे। बच्चों ध्यान रखना, कई बार जो है एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि किन, मुख्य रूप से किन समाचार पत्रों ने जो है आपातकाल का विरोध किया, तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सेमिनार है और मेन स्ट्रीम है, इन्होंने जो है वो आपातकाल के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने समाचार पत्र को छापना ही बंद कर दिया गया। फिर मौलिक अधिकारों का निलंबन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया और अब जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है तो भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते। राजनीतिक दलों पर इस आशय के साथ प्रतिबंध लगाया गया कि ये राजनीतिक दल जो है वो सांप्रदायिक गड़बड़ी फैलने की आशंका है इनसे, जिसके कारण कई सारे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जमात इस्लामी है, इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया। ये ऐसा कानून था जिसके द्वारा बिना किसी के ऊपर मुकदमा चलाए उसे जेल में डाला जा सकता था और उसकी किसी भी प्रकार की सुनवाई भी नहीं थी। तो ये सारे जो परिणाम हैं, ये सारे जो आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत की गई व्यवस्था थी, वो हमारे संविधान में की गई। क्या आपातकाल जरूरी था? बच्चों, ये प्रश्न कई बार उठता है कि आपातकाल क्या जरूरी था, क्या ये लगाया जाना उचित था। तो इस विषय में दो प्रकार की धारणाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। पहला पक्ष जो कि सरकार का पक्ष है, तात्कालिक सरकार का, और उसके अनुसार जो है वो आपातकाल का लगाया जाना जरूरी था। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है वो प्रयोग किया गया था और देश के अंदर उस समय आंतरिक गड़बड़ी चल रही थी, तो इसके कारण जो है आपातकाल लगाया जाना जरूरी था। दूसरा, उन्होंने कहा कि निर्वाचित जो शासक दल था उसको अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने का अधिकार होता है क्योंकि जनता ने उसे चुनकर भेजा है। लेकिन विपक्षी दल जो थे या अन्य पार्टियां जो थी वो शासक दल को उचित तरीके से शासन नहीं करने दे रही थी, इसलिए जो है वो लगाया जाना आपातकाल जरूरी था। इसके अलावा एक और बड़ी बात सत्ता पक्ष के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि ये जो जेपी जैसे राजनेताओं की अगुवाई में होने वाले आंदोलन थे और ये भारत की एकता के विरुद्ध तो थे ही, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश माना गया इसको, कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है का ही ये हिस्सा है कि भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं और यहाँ से लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा माना गया सरकार के द्वारा। और ये तर्क देते हुए सरकार ने जो है आपातकाल को उचित ठहराया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। जो विरोधी पक्ष के जो लोग थे उन्होंने आपातकाल को उचित नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाना जरूरी नहीं था। पहला तो आपातकाल लगाए जाने को का जो संवैधानिक स्थिति थी उसके ऊपर ही जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया विपक्षी दलों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपातकाल लगाने का तरीका था वो इंदिरा गांधी का वो तरीका गैर संवैधानिक था, संविधान के अनुसार नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि सभी दल के जो नेता थे और आम लोग जो थे उनका ये मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जन आंदोलन आमतौर पर होते रहते हैं,
जन आंदोलनों के माध्यम से जनता क्या सोचती है या जनता की क्या इच्छाएं हैं ये प्रकट होती हैं। तो इनका चलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस प्रकार दमन पर पूर्वक जो है वो बिहार और गुजरात आंदोलन को दबाया गया और नेताओं के जो आंदोलन करने का जो तरीका था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने भी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उस समय उन्होंने पहली शर्त यही रखी थी कि जो आंदोलन होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा और उस आंदोलन के अंदर किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होगी। तो फिर जब आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे तो ऐसी स्थिति में सरकार को आपात लगाने क्यों सरकार ने उचित समझा, ये तर्क दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो विपक्षी दल थे, कि जो देश के अंदर मान लीजिए अगर सरकार की जो नजरिया है उसके अकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ियां भी चल रही थी तो रोजमर्रा के जो कानून हैं उनसे इन गड़बड़ियों के ऊपर पार पाया जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल का लगना उचित नहीं था। इसी से संबंधित बच्चों एक प्रश्न और भी है आपका, शाह आयोग। जब ये आपातकाल चला तो जैसे ही 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया गया जिसे शाह आयोग का नाम दिया गया और इस आयोग का ये काम सौंपा गया कि क्या वास्तव में ही इंदिरा गांधी का ने जो आपातकाल लगाया इस दौरान लोगों के साथ ज्यादतियां हुई थी, उनके जो मौलिक अधिकार, जो मूलभूत अधिकार थे उनको छीना गया था। इसकी रिपोर्ट जो वो शाह आयोग को पेश करनी थी। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया कि वास्तव में ही जो ये आपातकाल था इसके दौरान जनता के साथ ज्यादतियां हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी शाह आयोग ने इस पूरे मसले के ऊपर। तो आपातकाल जरूरी था या नहीं, इस पे हमने दोनों ही पक्षों का जो है वो तर्क हमने साझा कर लिए हैं। तो आप अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जामिनर कि क्या आपातकाल जरूरी था, तो आप दोनों ही पक्ष लिख सकते हैं। सत्ता पक्ष था उसके नजरिए से और विपक्ष था उसके नजरिए से, दोनों ही आपको लिखने होंगे। आपातकाल के सबक, यानी कि आपातकाल से हमने क्या सीखा। पहली बात कि भारत के अंदर से लोकतंत्र के आदर्श को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये इस आपातकाल से स्पष्ट हो गया था। भले ही भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बार तो प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र की कमजोरी के रूप में उभरा था, लेकिन जब जनता जो है उनके के हाथ में जब सत्ता आई तो उसने पलट कर जवाब दिया और उसका जवाब ये था कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कितना भी बड़ी परिस्थिति, विकट परिस्थितियां आ जाए, उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। भारत के यहाँ से लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता। ये हमें आपातकाल के सबक के तौर पर मिला। दूसरी बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता आई, क्योंकि जो आपातकाल था इसके दौरान जो लोगों के मौलिक अधिकार थे, जिसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार था, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार के साथ साथ जो जीवन का अधिकार था या फिर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, उसको पूर्ण तरीके से छीना गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस दौरान लोगों ने आपस में चर्चा की और विभिन्न माध्यमों से लोगों को ये समझाया भी गया, बतलाया भी गया कि कौन कौन से उनके अधिकार हैं और किन अधिकारों को जो है वो हनन किया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है। तो एक तरीके से इस पूरे जो आपातकाल का ये दौर चला, इस दौर के दौरान लोगों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई कि उनके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकार सरकार के द्वारा उनसे छीने जा रहे हैं। तीसरा, आपातकाल संबंधी प्रावधानों का त्रुटिपूर्ण भाग उजागर होना। इस दौरान हमें ये पता चला आपातकाल की घटना के परिणाम स्वरूप कि भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधी प्रावधानों का कुछ भाग त्रुटिपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है।
तो जब ये त्रुटिपूर्ण भाग देखा गया कि आंतरिक गड़बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, और एक तरीके से ये तो सत्ता पक्ष जो है उनके पास एक ऐसा अधिकार आ जाता है कि वो अगर चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग करके और आपातकाल लगा सकते हैं। तो उसके बाद संवैधानिक संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर और सशस्त्र विद्रोह शब्द जो हो वो जोड़ दिया गया कि अब जो है आपातकाल अगर आर्टिकल 352 352 के अकॉर्डिंग अगर आपातकाल लगता है तो उसका आधार क्या माना जाएगा, या तो किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाए या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोग शस्त्र लेकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपातकाल जो है वो लगाया जाएगा। तो ये सबक जो है हमने आपातकाल से सीखे। संघीय स्तर पर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, उसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल कुछ कारणों से जो हो उसको वापस लिया, और उस वापस लेने के बाद जब चुनाव कराए गए तो इन चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी के बुरे तरीके से हार हुई और सत्ता में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में आई। ये जो कार्टून है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, रे बाबा इस आम आदमी से बच के रहना, अब वह अपने साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सामने एक बड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर कांग्रेस लिखा हुआ है वो गिरा हुआ है और जनता चर्चा कर रही है। तो ये कार्टून आपको क्या दिखा रहा है कि अगर जनता के ऊपर ज्यादतियां होती हैं, अगर जनता की बात को नहीं माना जाता, अगर जनता के मैंडेट का गलत प्रयोग किया जाता है तो जनता उसका बदला लेती है। और लोकतंत्र की ये सबसे अच्छी और बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ जनता के पास अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर होता है, और वो अवसर जब जनता के पास आया तो जनता ने जो है वो उस गलती को सुधारा और कांग्रेस पार्टी को बुरे तरीके से हरा दिया। 1977 के लोकसभा चुनाव का परिणाम। मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे। यह चुनाव 18 माह के लंबे आपातकाल के पश्चात हो रहा था और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों और वामपंथियों के मध्य था। 1977 के चुनाव के अंदर अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो इसमें जो है वो 32.11 करोड़ जो उस समय भारत की जनसंख्या थी, और उन चुनाव में 60.30% मतदाताओं ने भाग लिया था। कुल 542 सीटों के लिए चुनाव हुए थे लोकसभा की, और इन चुनावों का जो परिणाम रहा वो परिणाम जो है वो जनता ने बड़े अच्छे तरीके से सिखा दिया कि किस प्रकार से जनता जो है वो अपने ऊपर हुई जातियों का बदला लेती है। परिणाम ये निकला कि इंदिरा गांधी समेत उनके तमाम जो बड़े नेता थे वो इस चुनाव में हार गए। स्वयं इंदिरा गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से और उनके पुत्र अमेठी से संजय गांधी बुरे तरीके से हारे। कांग्रेस को केवल 153 सीटें ही मिल पाई, और अगर उत्तर व मध्य भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो तकरीबन पूरे उत्तर और मध्य भारत में जो है वो कांग्रेस बुरे तरीके से हारी। बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के ऊपर आप देखिएगा, इस मानचित्र के ऊपर आप देखिएगा कि जो एक ग्रीन कलर है जनता पार्टी बीएलडी, इनका यहाँ पर सीटें आई हैं। जो येलो कलर है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको दर्शाता है। रेड कलर जो आपको दिखाता है वो वाम दल, और जो आपका ब्लू कलर है वो अन्य पार्टियों को दिखाता है। तो इस मैप से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस केवल कुछ ही राज्यों के अंदर जो है वो अपना वर्चस्व रख सकी। मुख्यतः जो दक्षिण भारत के राज्य थे और पूर्वोत्तर के जो राज्य थे वहां पर कांग्रेस को जो है वो
सीटें मिली। बाकी पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का जो है वो बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ जो जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल थे, उन्हें 542 सीटों में से कुल 330 स्थानों पर जो है वो विजय प्राप्त हुई। और ये जो है एक क्लियर मैंडेट था जनता का, जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ। बच्चों, अब हम देखते हैं कि 1977 के अंदर जो जनता पार्टी की जीत के और कांग्रेस की हार के क्या कारण थे। कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण जो कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व आता रहा था वो एकदम से समाप्त हो गया, और जो इंदिरा गांधी जो कि पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापना किया था उन्होंने पिछले चुनावों के अंदर, लेकिन वो स्वयं इन चुनावों के अंदर चुनाव जो है वो हार गई। ऐसे कौन कौन से कारण थे वो? तो एग्जामिनर आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि या तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि 1977 में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे, या फिर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि 1977 में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसके बनने के क्या कारण थे, या जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे। तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहला कारण था आपातकालीन ज्यादतियां। जो 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया, इस दौरान लोगों के ऊपर निरंकुश शासन जो वो किया गया और अनेक ज्यादतियां की गई, जिसमें प्रतिष्ठित राजनीतिक नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप कर दी गई, बिना किसी न्यायिक जांच के कुछ संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, और महानगरों को सुंदर बनाने के नाम पर लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। दिल्ली जैसे शहर में ऐसी घटनाएं घटी। शासक वर्ग की ये जो जातियां थी, इन्होंने जनता के अंदर जो है वो विरोध उत्पन्न हुआ इन बातों से। परिवार नियोजन के अंतर्गत जो है वो न केवल परिवार नियोजन की जो योजना जो चलाई गई, इस योजना के तहत बड़ी निर्दयता से इस योजना को लागू किया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ हो गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। दूसरा कारण था संजय गांधी की भूमिका। संजय गांधी के पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं था। चूंकि वो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, तो वो सत्ता का प्रयोग कर रहे थे और सत्ता का मनमाना प्रयोग कर रहे थे। संजय गांधी ने तो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों को डांटना और फटकारना शुरू कर दिया। कुछ जो आत्मसम्मानी नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया, और बहुगुणा जैसे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर त्याग पत्र दे दिया। इसी प्रकार से जो जगजीवन राम जैसे वरिष्ठ नेता थे वो भी कांग्रेस छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि इंदिरा गांधी कोई बात उन्हें रखती, वो उनकी लीडर है, वो उनकी प्रधानमंत्री है, तो वो उसकी बात मानते। लेकिन संजय गांधी बगैर किसी पद के और इतने वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ निरादरपूर्ण तरीके से बातचीत जो कर रहे थे, उसके कारण उन्हें अपने आप का, अपना भविष्य जो है वो कांग्रेस के अंदर सुरक्षित नजर नहीं आया, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर वो अन्य पार्टियों में चले गए, जिसके कारण कांग्रेस हार गई। अगला था कारण जो था चुनाव के लिए गलत समय का प्रयोग करना। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के तुरंत बाद चुनाव की घोषणा यह समझकर की थी कि विपक्षी दल जो हो वो संगठित नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जो विपक्षी दल हैं वो जैसे ही उन्हें जेल से रिहा किया गया, वो जनता के बीच गए और जनता के बीच में अपने दुख और दर्द को रखा। जनता जो है भावात्मक रूप से उनके साथ जुड़ी, और उन्होंने जो है वो उन्हें प्रचंड बहुमत दिया और इंदिरा गांधी को हराने का जो है वो काम किया। अगला जो कारण था जन साधारण में आर्थिक असंतोष। आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो है 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग था उसने उस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया, जिसके कारण जनता के अंदर जो है वो गरीबी जो की तो बनी रही। जबकि
इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन लोगों की गरीबी तो हटी नहीं। इससे जो लोगों में, जनसाधारण में आर्थिक असंतोष पैदा हो गया और उसका परिणाम क्या हुआ, वो इंदिरा गांधी को उन्होंने वोट नहीं किया और चुनाव जो है वो कांग्रेस हार गई। इसके अलावा था कांग्रेस को मुस्लिमों और दलितों का समर्थन ना मिलना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि संजय गांधी की जो नीतियों के कारण और संजय गांधी के जो निरादरपूर्ण जो उनका व्यवहार था, उसके कारण जगजीवन राम जैसे वरिष्ठ दलित नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में चले गए, जिसके कारण जो दलितों के वोट हैं वो कांग्रेस को नहीं मिले। और कांग्रेस जो दलित जो थे और मुस्लिम जो थे, कांग्रेस का परंपरागत वोट था, लेकिन इस वोट में सेंध लग चुकी थी और जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई। मुस्लिमों ने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके अंदर काफी सारे मुस्लिमों को जो है वो घरों से बेघर किया गया। इसके अलावा जो परिवार नियोजन की जो कैंपेन चलाया गया, उसके दौरान भी जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया और इसके खिलाफ फतवा जारी किया, जिसके कारण जनता ने जो है वो मुस्लिम और दलित वोटरों ने जो है वो कांग्रेस के अंदर अपनी आस्था नहीं दिखाई और उन्होंने जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं दिया, जिसके कारण कांग्रेस जो है वो चुनाव हार गई। चलिए बच्चों अब आप देखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो इसमें हम पहला प्रश्न जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि 1975 के आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम निकले। कौन कौन से ऐसे परिणाम निकले 1975 की जो आपातकाल घोषित किया गया, तो उसके परिणाम कौन कौन से निकल कर आए वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, क्या आपातकाल जरूरी था? आपको इसके पक्ष में तर्क देने हैं। 1975 में जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे, जो अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है कि 1975 में जनता पार्टी की जीत के और कांग्रेस की हार के क्या कारण थे। अगला प्रश्न आता है, हमें आपातकालीन स्थिति ने विरासत में क्या दिया, यानी कि विरासत में हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें मिले जो विरासत में हमें देखने को मिली। और इसके अलावा है, देश में 1975 में घोषित आपातकाल से हमें क्या सबक मिलते हैं, कौन कौन सी सीख हमें मिले 1975 का जो आपातकाल घोषित हुआ उसके द्वारा। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों को जो है वो अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है उसकी मदद से इनका हल ढूंढना है और अपनी अभ्यास की जो पुस्तिका है उसके अंदर लिखना है इन प्रश्नों को, इनके उत्तर जो निकालने हैं वो लिखने हैं और उनको याद भी करना है, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा इनका लिखना और याद करना। आशा है आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना होगा और देखा होगा और आपको ये पूरा अध्याय भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ। पूरी तन्मयता से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।